नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी जिया मंजरी और आज हम हैं ग्वालियर में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महान विभूति से जो देश ही नहीं विदेश में भी चर्चित है। डॉक्टर केशव पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप सामाजिक और खेल गतिविधियों में राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कला और संस्कृति के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं और साथ ही में एक महान परिवार के साथ में कई पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। सिंधिया परिवार से आप ताल्लुक रखते हैं और आप उनका जनसंपर्क विभाग देखते हैं। जैसे कि हम सबने बहुत सुना है राजमाता विजया राजे सिंधिया जी के बारे में, किंतु बीते 2 दिन पूर्व हमने राजमाता मालती राजे सिंधिया जी को खो दिया और उनके विषय में कोई बहुत अधिक मीडिया में जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि उनका व्यक्तित्व पर्सनली कैसा था, क्योंकि आप राज परिवार से इतना ज़्यादा जुड़े रहे, इतने समय आपने उनसे इंटरेक्शन किया होगा, देखा होगा, वो परिवार में और जनता में कैसी थी? बहुत करुणामयी थी, हाईली क्वालिफाइड और इंटेलेक्चुअल थी। एजुकेशन में उनका बड़ा लगाव था और उसी को लेकर उन्होंने ग्वालियर में सिंधिया कन्या विद्यालय को आगे बढ़ाने का काम किया। वो उसकी चेयरपर्सन थी। ये सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर इस वक्त देश का नंबर 1 रेटिंग में स्कूल है। तो ये उन्हीं के मार्गदर्शन में, उनकी चेयरपर्सनशिप में ही देश का नंबर 1 बनना बहुत बड़ी बात है। पब्लिक स्कूल बहुत है देश में, तो ग्वालियर के इस स्कूल को ये मिला नंबर 1। तो वहाँ निशी मिश्रा एक प्रिंसिपल है जो राजमाता साहब के गाइडेंस में काम कर रही हैं और उनके लगातार काम करने से आज ग्वालियर को ये गौरव प्राप्त हुआ कि नंबर 1 स्कूल माना जाता है। वो कन्याओं से, स्कूल की बच्चियों से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करना, टीचर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करना और बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना। साधारण राजसी वेशभूषा या राजसी जो कपड़े होते हैं या जो राजसी ढंग होता है वो कभी उन्होंने नहीं अपनाया। वो साधारणतः बिल्कुल जैसे और महिलाएं होती हैं सामान्य, उनकी तरह वो कपड़े पहनती थी, उन्हीं की तरह वो रहती थी और मिलना जुलना उनका बहुत रहता था। और उन्होंने राजनीति से अपने को शुरू से अलग रखा। उनकी मान्यता ये रही कि वो अपनी विरासत अपने योग्य पुत्र को ही देना चाहती थी। तो जब ग्वालियर में श्रीमद माधवराव सिंधिया कैलाशवासी हुए 2001 में, तो वो ये सवाल था कि सोनिया गांधी जी ने उनको कहा था कि आप राजनीति में आइए माधवराव जी की जगह और हम आपको जहाँ से टिकट चाहिए, जहाँ से चुनाव लड़ना है, हम चाहते हैं कि आप उनको रिप्रेजेंट करें। कितना जुड़ाव, ऑफकोर्स माँ और बेटे का जुड़ाव तो होता ही है। उनका जुड़ाव मैं आपको बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आज के लोग भूल गए हैं। वो अपनी माँ के पाँव छूते रोज सुबह घर से निकलने से पहले, उनके पास बैठ के उनसे बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं। उसके बाद वो जब अपने काम में जाते हैं और लौट के आते हैं तो फिर सायंकालीन जब भी रात्रि में आते हैं तब फिर उनके पाँव पड़ते हैं। पाँव पड़ने के बाद फिर उनके साथ आधा घंटा कम से कम बातचीत करते हैं, बिताते हैं। फिर डाइनिंग टेबल पर बैठने का काम होता है उनका। तो आप देखिए, इतना ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले तो बिजी बहुत कम लोग होंगे, लेकिन इस व्यस्तता में वो इतना ध्यान रखते हैं, इतना टाइम निकालते हैं। और अभी जब वो बीमार रही तो लगातार उनकी चुनाव के दौरान भी कितनी सेवा उन्होंने की। हमारे व्यूअर्स से मैं ज़रूरी कहना चाहूँगी कि एक संस्कृति को जीवित रखता हुआ राज परिवार, जहाँ पे कि एक राजघराने से होते हुए भी अपनी संस्कृति को किस प्रकार से उन्होंने जीवित रखा, अपने माता पिता का जो आदर रखा, वो मुझे लगता है कि वो प्रेरणादायक है हमारे सभी युवाओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी कि जैसे कई बार ऐसे राजनीतिक द्वंद्व होते हैं या ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग फंस जाते हैं, तो क्या राजमाता माननीय मंत्री जी को सलाह देती थी या इस प्रकार की कोई चर्चा कभी आपने देखी, कभी आपको लगा कि ऐसा कुछ प्रक्रिया होती थी? जो सलाह लेनी है तो वो सलाह उनसे ले सकते हैं। सलाह लेना अपने बुजुर्गों से कोई गलत नहीं है, वो अच्छी बात है। मेरा मानना, मेरे पूछने का अर्थ ये है कि राजनीतिक रूप से
उन्होंने तो अपना पहल नहीं करी कभी, उन्होंने हमेशा माननीय जी को याद उन्होंने तो तुरंत पूरी विरासत उनको सौंप दी ना। जी जी। तो जब सौंप दी तो वो डिसीजन कर रहे हैं, वो इस लायक है, वो योग्य है। उनको राजनीति में मुझे नहीं लगता कि कोई डिसीजन लेने के लिए, कोई बात करने के लिए कभी, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन हो तो जरूर डिस्कस और बातचीत करके आशीर्वाद देते हैं। तो वो राजा का जो प्रजा के लिए प्रेम होता है, वैसा प्रेम अभी भी उनके हृदय में अपनी प्रजा के लिए बिल्कुल बिल्कुल उनका बहुत प्रेम है। और ये आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि वो करोड़ों रुपया लोगों को दान करते हैं। उनके यहाँ ये परंपरा है, उनके यहाँ गाय पाली जाती है, गायों को उनकी सेवा की जाती है, उनको जो भी खाना आना जो होता है वो सब दिया जाता है। गरीबों के लिए खाना बन के रोज जाता है यहाँ से शाम को। यहाँ पे आप देखिए, राज परिवार बहुत अच्छे काम करते हैं आज भी, जबकि जब देश आजाद हुआ था और जब उनकी संपत्तियां ले ली गई, हाँ, उसके बाद 71 में ये जब विड्रॉ किया गया प्रीवी परसिंद्रा जी ने, उसके बाद भी राज परिवारों ने अपना सम्मान, अपनी संस्कृति और संरक्षण जो बचा के रखा, वो आपको नहीं लगता कि वो सामान्य जनता के सामने आना चाहिए? अक्सर बहुत कम सामान्य जनता इस विषय पे जानती है कि राज परिवार किस प्रकार से गौशालाएं चलाते हैं, गुरुकुल या फिर कह दीजिए स्कूल्स भी चलाते हैं। इस विषय में लोगों को बहुत शायद कम ज्ञात है कि किस प्रकार के काम करते हैं, तो थोड़ा इस पे बताएं। आप देखिए, ग्वालियर में, उज्जैन में, विदिशा में इनने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, गजल राजा मेडिकल कॉलेज के जो बुआ थी उनके नाम। यहाँ इन्होंने माधवराव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस 1956 में बनाया, MITS कॉलेज है। इसके अलावा ग्वालियर में कमला राजा जो बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लड़कियों का कॉलेज है। उस जमाने में लड़कियाँ पढ़ने नहीं निकलती थी, जब इनका स्ट्रिक्ट टाइम था लड़कियों को अलाउ नहीं करते थे लोग, लेकिन इन्होंने प्रेरित किया उस जमाने में। आज से अपन 150 साल पीछे चले जाए, 100 साल पीछे चले जाए, कॉलेज बनवाया लड़कियों के लिए, केवल लड़कियों के लिए। पद्मा विद्यालय, गजरा राजा, ये बड़े बड़े स्कूल बनवाए जो आज भी चल रहे हैं। तो जैसे कि राजमाता एक राजनीतिक परिवार से आती थी, इतने बड़े घराने से थी, और यहाँ पे भी इतने बड़े घराने की राजमाता थी, तो कभी आपको ऐसा दिखा कि एक राजसी जो एक कंट्रोल होता है अपने लोगों पे, या कभी गुस्सा, कभी कुछ ऐसा जहाँ पे कि वो किसी को बहुत सख्त सजाएं देती हुई, ऐसा कुछ कभी आपने मार किया? ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को सजा दी हो या किसी को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन चूंकि वो एक राज घराने से थी और राज घरानों में एडमिनिस्ट्रेशन का एक ब्लड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक उनको विरासत मिली होती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत सख्त था। लेकिन वो जो हमारी ग्वालियर में जो इनकी जो सासू माँ थी, जो विजय राजे सिंधिया थी, जिनको राजमाता का दर्जा दिया गया था, तो वो बहुत करुणामयी थी, बहुत लोगों की मदद करती थी और बड़ा कॉमनर जैसा उनका जीवन उनका था, और वो उसको इन्होंने अडॉप्ट किया। जो प्रेजेंट राजमाता थी, जो ज्योतिरादित्य जी की माँ, जिनका अभी कैलाशवासी हुई है, इनके यहाँ कैलाशवासी कहा जाता है, तो वो उन्होंने उनको अडॉप्ट किया और उनके जो भी स्टैंडर्ड्स थे जीवन में, उनको उन्होंने माना, उनको मॉडल रूप में माना और राजनीति से अपने को अलग रखा हमेशा। उनमें इनमें ये फ़र्क है बेसिक कि वो इन सब बातों के अलावा राजनीति में उनका पूरा दखल था। पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, बीजेपी को, और जनसंघ से बीजेपी बनी। बीजेपी के बाद उनको बहुत बड़े बड़े ऑफर मिले, उनको उपराष्ट्रपति बनने का ऑफर मिला, मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला, और पार्टी का अध्यक्ष बनने का भी ऑफर था उनको, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी को। लेकिन उन्होंने कभी वो एक्सेप्ट नहीं किया। वो इस परिवार की एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो चेयर को महत्व नहीं देते, वो सेवा का प्लेटफॉर्म मानते हैं राजनीति को, और उसी को मानते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जब राजनीति में आए तो वो केवल सेवा करने के लिए राजनीति में आए, और जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है उसको पूरा वो सेवा के लिए उपयोग करते हैं। वो कुर्सी की मार धाड़ में
और जो उसके लिए प्रयास करे जाते हैं कि हमें अच्छी कुर्सी मिल जाए, ये इस तरफ उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। और आज देखिए आप कि वो बहुत जल्दी उनके जो पिताश्री थे कैलाशवासी माधवराव सिंधिया, वो 14 साल बाद उनको कांग्रेस में मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की योग्यता, उनका काम, उनकी क्षमता देखते हुए 7 साल बाद एमपी बनने के उनको मंत्रिमंडल में रहने का मौका मिला। और वो अपने पिताजी का जो रोल मॉडल मानते हैं अपने आप को, तो उसी दिशा में काम करते करते आज वो देश के दीप्यमान नक्षत्र कहे जा सकते हैं, उनमें से वो एक है। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.